हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल समथिंग न्यू इन एजुकेशन पर। एनसीईआरटी सीरीज में आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 की एनसीईआरटी साइंस चैप्टर 5, जिसका नाम है जीवन की मौलिक इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस वीडियो के अंदर हम चैप्टर 5 के एक्सरसाइज में दिए गए यानी अभ्यास में दिए गए सभी क्वेश्चंस के आंसर को देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पादप कोशिकाओं तथा जंतु कोशिकाओं में तुलना करो, मतलब उनका कंपैरिजन करना है। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। आंसर में आप देख सकते हैं, एक तरफ पादप कोशिका का कॉलम बना हुआ है, सेकेंड कॉलम है आपका जंतु कोशिका का। देखते हैं आपको पादप कोशिकाओं में कौन कौन से गुण मिलते हैं और जंतु कोशिकाओं में कौन कौन सी क्वालिटीज बताई गई हैं। फर्स्ट कॉलम में दिया गया है, यह प्रायः जंतु कोशिका से बड़े आकार की होती है और जंतु कोशिका की कोशिका क्या होती है, प्रायः छोटे आकार की होती है। पादप कोशिका में इनमें कोशिका भित्ति होती है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होती है। थर्ड क्वालिटी है पादप कोशिका में, इसमें हरित लवक उपस्थित होते हैं। जंतु कोशिका में थर्ड क्वालिटी है, इनमें हरित लवक अनुपस्थित होते हैं, अर्थात नहीं होते हैं। फोर्थ क्वालिटी है पादप कोशिका की, इसमें प्लास्टिड होते हैं, और जंतु कोशिका की फोर्थ क्वालिटी, इसमें प्लास्टिड अनुपस्थित होते हैं, इसमें नहीं पाए जाते हैं। फिफ्थ क्वालिटी है पादप कोशिका की, इसमें सेंट्रोसोम तथा तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल्स अनुपस्थित होते हैं, यानी पादप कोशिकाओं में ये नहीं पाए जाते हैं। जबकि जंतु कोशिका की फिफ्थ क्वालिटी है, इनमें सेंट्रोसोम तथा तारक केंद्र उपस्थित होते हैं, पाए जाते हैं। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वालिटी है पादप कोशिका की, इसमें केंद्रक कोशिका भित्ति के बगल में होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में केंद्रक बिल्कुल मध्य में होते हैं। सेवेंथ क्वालिटी है पादप कोशिका की, इसमें रसधानियां अर्थात वैक्यूल्स बहुत बड़ी होती हैं, जबकि जंतु कोशिका में रसधानियां छोटी होती हैं, पाई जाती हैं पर छोटी होती हैं। एट्थ क्वालिटी बताई गई है पादप कोशिका की, गाल्जी उपकरण अलग अलग इकाइयों डिक्टियोसोम्स का बना होता है, जबकि पादप कोशिकाओं में यह एक ही गाल्जी उपकरण होता है जो आसानी से दिखाई देता है तथा इसकी संरचना जटिल एवं विकसित होती है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अब हम सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया गया है, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं यूकैरियोटिक कोशिकाओं से किस प्रकार भिन्न होती हैं। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। इनमें से कुछ क्वालिटीज आप ऊपर वहाँ पार्ट के अंदर दिए गए प्रश्न में क्वेश्चन था एक, वहां से ले सकते हैं। जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका का फर्स्ट क्वालिटी है, आकार इनका प्रायः छोटा होता है। कितना होता है, 1 to 10 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, और 1 माइक्रोमीटर में हम जानते हैं 10⁶ मीटर होता है, यहाँ म्यू होना चाहिए, माइक्रोमीटर होगा। और यूकैरियोटिक कोशिका का आकार प्रायः बड़ा होता है, कितना, 5 to 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है, 5 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है। सेकेंड क्वालिटी है प्रोकैरियोटिक कोशिका की, केंद्रिका न्यूक्लियस अनुपस्थित होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में केंद्रिका यानी न्यूक्लियस उपस्थित होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। थर्ड क्वालिटी है प्रोकैरियोटिक कोशिका, इनमें एक क्रोमोसोम होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में एक से अधिक क्रोमोसोम होते हैं। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में फोर्थ क्वालिटी है, झिल्ली युक्त कोशिका अंग अनुपस्थित होते हैं, नहीं पाए जाते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में झिल्ली युक्त कोशिका अंग पाए जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, गाल्जी उपकरण, अंतःद्रव्य जालिका, ये सब। आगे देखते हैं फिफ्थ क्वालिटी है प्रोकैरियोटिक कोशिका का, इनमें केंद्रकीय क्षेत्र बहुत कम स्पष्ट होता है, क्योंकि इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं होती है। ऐसे अस्पष्ट केंद्रकीय क्षेत्र में केवल क्रोमैटिन पदार्थ होता है, जिसे केंद्रकाय कहते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में केंद्रकीय क्षेत्र सुस्पष्ट यानी आसानी से स्पष्ट दिखाई देते हैं, जो चारों ओर से केंद्र की झिल्ली से घिरे होते हैं। फिफ्थ क्वालिटी है प्रोकैरियोटिक कोशिका का,
इसमें कोशिका विभाजन, विखंडन यानी फिजन और मुकुलन यानी बडिंग द्वारा होता है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन समसूत्री यानी माइटोसिस और अर्धसूत्री यानी मियोसिस विभाजन द्वारा होता है। ये था क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो क्या होगा? चलिए इसके आंसर को देखते हैं। यदि प्लाज्मा झिल्ली फट जाए अथवा टूट जाए तो कोशिकांग लाइसोसोम फट जाएंगे और लाइसोसोम अपनी ही कोशिकाओं को पाचित कर लेंगे। इस स्थिति में कोशिका जीवित नहीं रह पाएंगे क्योंकि पदार्थ अंदर बाहर आसानी से आ जा सकेंगे, अतः कोशिका में रासायनिक पदार्थों का संगठन सुचारू रूप से नहीं रह पाएगा और इसीलिए लाइसोसोम को हम क्या कहते हैं, यहाँ पे दिया गया है, जो ये पाचन कर लेगा पूरी कोशिकाओं का, इसीलिए इसे आत्मघाती थैली भी कहते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। यदि गाल्जी उपकरण ना हो तो कोशिका के जीवन में क्या होगा? चलिए इसके आंसर को देखते हैं। यदि कोशिका में गाल्जी उपकरण नहीं होंगे तो लाइसोसोम का बनना बंद हो जाएगा तथा कोशिका का अपशिष्ट निपटान नहीं हो पाएगा। सेकेंड पॉइंट है, गाल्जी उपकरण के बिना ER में यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में संश्लेषित पदार्थ कोशिका के अंदर तथा बाहर विभिन्न क्षेत्रों में नहीं आ पाएंगे क्योंकि गाल्जी उपकरण में ये पदार्थ पैक किए जाते हैं और भेजे जाते हैं, वहां पे उनकी पैकेजिंग होती है और ट्रांसफर होता है। थर्ड पॉइंट होगा, गाल्जी उपकरण के बिना पदार्थों का संचयन यानी स्टोरेज, रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन तथा बंद करना यानी पैकेजिंग नहीं हो पाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। कोशिका का कौन सा अंगक बिजली घर है और क्यों? चलिए इसके आंसर को देखते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर है यानी ऊर्जा घर भी कहते हैं इसको, क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक विभिन्न रासायनिक क्रियाओं को करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया ATP एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट के रूप में ऊर्जा प्रदान करते हैं यानी ATP कोशिका की ऊर्जा है। ये था क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। कोशिका झिल्ली को बनाने वाले लिपिड तथा प्रोटीन का संश्लेषण कहाँ होता है, इनका निर्माण कहाँ होता है? चलिए इसका आंसर देखते हैं। लिपिड का दिया गया है, फर्स्ट पॉइंट लिपिड है चिकनी अंतःद्रव्यी जालिका यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड का संश्लेषण होता है, निर्माण होता है, जबकि प्रोटीन का निर्माण खुरदरी अंतःद्रव्यी जालिका यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है, पर लगे राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। और जो खुरदरे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाए जाते हैं उनमें ही प्रोटीन का संश्लेषण होता है, इसीलिए राइबोसोम को हम प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? चलिए इसके आंसर को देखते हैं। अमीबा अपना भोजन एंडोसाइटोसिस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त करते हैं। अमीबा की प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली लचीली होती है जिसकी सहायता से यह भोजन के कणों को ग्रहण कर लेता है। अब भोज्य पदार्थ उसके संपर्क में आता है तो वह उसे चारों ओर से अपने कूटपाट से घेर लेता है। यह एक प्यालीनुमा रचना होती है जिसे खाद्य रिक्तिका या खाद्य रसधानी यानी फूड वैक्यूल कहते हैं। पाचन क्रिया एंजाइम के द्वारा खाद्य रसधानी में होती है। पाचित भोजन निकटवर्ती कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं तथा इसका पाचन नहीं होता है, वह खाद्य रिक्तिका के माध्यम से बाहर निकाल दिया जाता है। यहाँ पर देखिए कूटपाट से भोज्य पदार्थ को घेरना आपको दिखाया गया, किस तरीके से कूटपाट इसके भोजन को घेरते हैं। और कोशिका द्रव्य में भोज्य पदार्थ के साथ यह खाद्य रसधानी दिखाई गई है आपको, यहाँ पे खाद्य रसधानी और खाद्य कण बीच में दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 8, परासरण क्या है? चलिए देखते हैं परासरण क्या है। परासरण विसरण की एक विशिष्ट विधि है जिसमें जल के अणु वर्णात्मक पारीगम झिल्ली यानी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन द्वारा
उच्च जल की सांद्रता यानी शुद्ध जल या तन विलयन से निम्न जल की सांद्रता अर्थात सांद्र विलयन की ओर जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर था। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। निम्नलिखित परासरण प्रयोग करें। छिले हुए आधे आधे आलू के 4 टुकड़े लो, इन चारों को खोखला करो जिससे कि आलू के कप बन जाएं। इनमें से एक कप को उबले आलू में बनाना है। आलू के प्रत्येक कप को जल वाले बर्तन में रखो। अब पॉइंट ए पर क्वेश्चन है, कप ए को खाली रखो, पॉइंट अभी बताया गया है। पॉइंट बी बताया गया है, कप बी में 1 चम्मच चीनी डालो। पॉइंट सी पर बताया गया है, कप सी में 1 चम्मच नमक डालो। तथा पॉइंट डी पर बताया गया है, उबले आलू में बनाए गए कप डी में 1 चम्मच चीनी डालो। अब आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आलू के इन चारों कपों को 2 घंटे रखने के पश्चात उनका अवलोकन करो तथा निम्न प्रश्नों का उत्तर दो। फर्स्ट क्वेश्चन है, बी तथा सी खाली भाग में जल क्यों एकत्रित हो गया, इसका वर्णन करो। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। आंसर क्या हो जाएगा, परासरण के कारण बी और सी में जल एकत्रित हो जाता है क्योंकि कच्चे आलू से बने दोनों कप वर्णात्मक पारगम झिल्ली का कार्य करते हैं और जल परासरण विधि से खोखले आलूओं के भीतर चला जाता है। यह एक अल्प परासरण दाबी विलयन था। आलू के कपों के अंदर जाने वाले जल की मात्रा उससे बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी, परंतु कुछ समय बाद इसमें चीनी और नमक डाला जाता है तो पुनः जल आलू के कप के भीतर चला जाता है। ऐसा बहिर्परासरण के कारण होता है। अब सेकेंड पॉइंट पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ए आलू इस प्रयोग के लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों, देखते हैं इसके आंसर को। आलू एक नियंत्रण का कार्य करता है तथा यह एक मानक स्थिति है जिससे स्थिति बी, सी तथा डी की तुलना की जाती है, इसलिए उसको खाली रखा गया कि पहले की स्थिति वो दर्शा सके, पहले आलू कैसा था। इससे यह इंगित होता है कि आलू कप में जल की गति केवल अंदर से खाली होने पर नहीं हो सकती। ये सेकेंड पॉइंट का आंसर हो गया। थर्ड पॉइंट पे क्या क्वेश्चन पूछा गया है, ए तथा डी आलू के खाली भाग में जल एकत्र क्यों नहीं हुआ, इसका वर्णन करना है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। थर्ड पॉइंट का आंसर, आलू कप ए में जल एकत्र नहीं हुआ क्योंकि आलू के अंदर तथा जल की सांद्रता में कोई अंतर नहीं था। आलू के अंदर तथा जल की सांद्रता में कोई अंतर नहीं था, अतः यह एक समपरासरण की स्थिति है, मतलब दोनों की सांद्रता बराबर है। परासरण के लिए सांद्रता में अंतर होना आवश्यक होता है। कप डी उबले आलू का था जिसमें 1 चम्मच चीनी थी। उबला होने के कारण वह वर्णात्मक पारगम झिल्ली का कार्य नहीं करेगा क्योंकि उसकी कोशिकाएं तो मृत हो चुकी हैं, जिसके कारण आलू कप डी से जल में कोई शुद्ध गति नहीं हो सकी क्योंकि उबले हुए आलू की कोशिका मृत हो जाती है तथा इसकी झिल्ली की पारगम्यता खत्म हो जाती है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। ये था चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज में दिए गए सभी प्रश्नों के आंसर। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।